था कि उसमें 70 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 60 के आसपास। टेस्ट सीरीज जो है वो शुरुआत में लगाइए, फिर प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन के साथ में आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी आप फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लगाइए। इसके साथ साथ जब आप टारगेट करते हैं प्रीलिम्स में, तो टारगेट हमेशा 120 मार्क्स का करें। आपको टारगेट 100 मार्क्स करने में टारगेट हमेशा हाई सेट करें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेहनत कर पाएंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही होता था कि अगर 80 मार्क्स मुझे एवरेज आ रहा है तो भी मैं मोर देन हैप्पी होता था। और फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे 110 से प्लस होते थे दोनों बार। एक बार लास्ट ईयर फॉरेस्ट गेट ईयर हुआ था। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप 120 मार्क्स का टारगेट करते हुए नंबर ऑफ़ आवर्स को देखिए, प्लानिंग अच्छे से करिए। फिर सबको, मुझे लगता है यहाँ पे जो भी लोग आए हो आपको सोर्सेज पता हुआ कि बेसिक सोर्स क्या है, और उसी सोर्स को बार बार पढ़ना है। जो डिफ्रेंशिएशन आपको करेगा बाकी लोगों से, ये कि उस सोर्सेज को आप कितने अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, उसको कितने अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं, और जो भी कंटेंट आ रहा है उसको कितने अच्छे से गूगल करके उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब उसमें से ये भी ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या क्या है। अगर आपका इन्वायरमेंट साइंस सेंटर की स्ट्रेंथ है तो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा गूगल करता था, उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाता था। अगर मुझे कोई सब्जेक्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं तो मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करता था। और फिर इसके बाद आता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत एफिशिएंटली आप अटेम्प्ट करें कि नंबर ऑफ ब्लंडर्स आपके कम हो। हमेशा पेपर को इटरेशन में करिए। मैं 2 से 3 इटरेशन में करता हूँ। अगर आप लोग अभी तक नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं करते हैं, एक ही बार में अटेम्प्ट करते हैं, तो एक बार कोशिश करके देखिए कि 2-3 टेस्ट में जब आप इटरेटिव प्रोसेस करते हैं तो उसमें कितने का इंप्रूवमेंट आता है। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। मैं 15 to 20 मार्क्स जो है बस पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका को चेंज करके इंप्रूव करिए। आप पर्सनल क्वेश्चन पूछिए, जैसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन। भैया कॉलेज स्टूडेंट पे 24 में अटेम्प्ट होगी जो कॉलेज स्टूडेंट है, 24 में अटेम्प्ट है तो कॉलेज करंट अफेयर्स के आप फाइनल ईयर से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, इंटरव्यू कितने लोग दे रहे हैं सर? ये इधर इंटरव्यू के लिए कुछ बता पाते हैं आप? तो सर इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे डाला था इधर रिसेंटली 1-2 दिन में। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 3-4 लोगों का एक छोटा ग्रुप बना लेते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस उस बंदे को बताइए। आप फॉर्मली 3-4 लोग उससे 4-4 क्वेश्चंस पूछिए और वो फॉर्मली आंसर करेगा कि यस सर या यस मैम करके। तो ये जो प्रोसेस है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लास्ट ईयर सिंधी पार्क में बैठ करके मैंने लोगों का मॉक इंटरव्यू दिया। हम लोग का ग्रुप एक था मेरे फ्रेंड का। तो ऐसे तो मैं ट्रेनिंग में था, लेकिन 1-2 दिन के लिए इधर आया था मॉक इंटरव्यूज देने के लिए। तो यहाँ पे बैठ करके ये वाला प्रोसेस करता था। और आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो इवनिंग में ऐसा जो है ऐसे एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे, तो उससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिला था। अगर आप ये प्रोसेस 15 डेज़ के लिए भी करते हैं, 15 दिन के लिए भी करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा चेंज उसमें देखने को मिलेगा। करंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। इसमें माइंड का गेम है। जैसे मैं अपने आप को कन्विंस करता था कि प्रीलिम्स अगर 2 महीने दूर है तो मुझे 2 महीने पढ़ने हैं प्लस 3 महीने, 5 महीने पढ़ने हैं, तो यहाँ से मैं बाहर निकलता। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का बहुत तरीके हैं। आप फुल फैक्टर और फुल फैक्टर कर सकते हैं कि आप जब टारगेट सेट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप 70 to 80% टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। आपके जो क्लोज निट ग्रुप्स हैं उसमें सब सीरियस लोग हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। आप जैसे मैं फैमिली से कनेक्टेड था तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप घर वालों से अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। तो और जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, मैं ये करता हूँ कि 5 महीने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर लेना है। जैसे अगर कोई भी इशू है, जैसे अगर मेरी मेड मुझे परेशान कर दे, होता है बहुत बार तो मैं ऐसे बोलता था, ऐसा था कि मेरे साथ में जो रहते थे वो बोले कि नहीं खाना हम लोग बनवाते हैं। तो अच्छा ठीक है खाना बनवाते हैं। तो ऐसे रखा था कि आप आना, संडे को आपसे मैं लूँगा मेनू कि क्या क्या आप मंगाना है। मैं एक बार ऑर्डर करूँगा, आपके सामने ऑर्डर करूँगा। 1 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं मेनू बना के चिपका दिया था, आपको जो मन करे आप बनाइए, लेकिन और चाबी भी दे दिया था कि आप आइए बनाइए, लेकिन एक बार भी मत पूछिए कि क्या बनाना है।
बिग बास्केट से आता था सामान, वो आराम से बैठ के फ्रीज में भी मैं सामान नहीं रखता था। तो इतना क्लैरिटी रखा था कि आप आइए, आपको जितना पैसे लेना है उतना लीजिए और आप आराम से काम करके जाइए, लेकिन हमें डिस्टर्ब थोड़ा सा भी ना करें। तो इस तरीके से जो भी डिस्ट्रैक्शन थे उसको मिनिमाइज़ कर लिया था। घर पे बात करने का टाइम भी फिक्स था, दोस्तों से अगर कुछ डिस्कशन करना है उसका भी टाइम फिक्स करके रखा था। अगर मुझे सोना है तो उसको भी कैलकुलेट करके रखा था कि हाँ दिन में इतने घंटे सो रहे हैं, रात में इतने घंटे सो रहे हैं। और मैं जनरली मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं पावर नैप बहुत लेता था, तो इससे मुझे बहुत इफेक्टिव। सर 4-5 दिन के बाद एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 8-9 घंटे के बाद 4-5 डेज के बाद जब एग्जॉस्शन होता है तब टेंडेंसी होती है कि ब्रेक लेने की। अगर ब्रेक लेते हैं तो फिर वो गिल्ट फील आ जाती है, फिर उसके लिए इसमें ये है कि जैसे अगर मानिए अगर आप ये चीज़ समझिए, अगर आपने एक गलती किया है तो गलती के ऊपर गलती नहीं करना है। आपने मानिए एक दिन वेस्ट किया, ऐसा होता है कि एक दिन के बाद दूसरा दिन भी वेस्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कंसियसनेस अपना डेवलप करना है कि एक दिन अगर मेरा वेस्ट हो रहा है तो दूसरा दिन वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वीक का पूरा प्लान कर लेंगे, मुझे इतना टेस्ट देना है, ये कवर करना है, एक दिन वेस्ट होगा तो आप उसको भूल जाएंगे। और मैं इसके लिए क्या करता था, मैं हफ्ते में अगर मैं 6 दिन पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से तो मैं उसको अच्छा मानता था, मतलब कि मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। तो ये पूरा ये सब कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। जब आप प्लानिंग अच्छे से करेंगे, जब आपके आजू बाजू जो है लोग अच्छे होंगे तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आ जाती है और फिर आप फोकस भी रहेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, 24 घंटे में आपको 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स पास में है और जब आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ते तो मैं वहाँ पे बहुत रूथलेस पढ़ता था। मतलब वहाँ पे टाइम आपको हमेशा पता होना चाहिए, एक मिनट आपका कहाँ जा। तो प्रीलिम्स के अगले दिन से ही मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करता था। अगर मैं टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं समझता था कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, अगली बार टाइम वेस्ट वहाँ नहीं। तो वो 5 महीने आपको उसमें आपको थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा। इतना तो क्योंकि आपको भीड़ से अलग होना है, इतना तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। सामने आपको जो कोड चिपकाना आप चिपका दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो सामने आप रख दीजिए, लेकिन आप मोटिवेटेड रहने के जो भी करना आप करिए। सर एग्जॉस्शन होता है, जैसे 3-4 दिन आप पढ़ोगे ना सर, लेकिन एग्जॉस्शन अगर आप 15 घंटे पढ़ के देखोगे ना तो ज़्यादा होगा। आप एक दिन 15 घंटे पढ़ के देखो, आप दूसरे दिन 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे या 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं मेंटेन रखता था 8-9 10 घंटे का, और कम्बिनेशन ऑफ ये रखता था कि मैं एक नया चीज़ भी पढ़ रहा हूँ, पुराना चीज़ भी रिवाइज कर रहा हूँ, डिस्कशन भी कर रहा हूँ। 2020 का जो अटेम्प्ट था उसमें मैं डिस्कशन को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखता था, क्योंकि क्या होता है कि आप 19 में रैंक आ गया तो बहुत चीज़ें पता थी पहले से, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वापस से क्यों पढ़ूँ, लेकिन वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको डिस्कशन के थ्रू मैं ज़्यादा पढ़ा कि शुरुआत के 1 महीने जीएस का डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ, नई चीज़ें भी, फिर थोड़ा कुछ अपने लिए भी निकाल रहा हूँ, फिर अगले 1 महीने फिर ऑप्शनल का डिस्कशन, फिर लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज और जब ये सब ज़्यादा अब खुद पे ज़्यादा टाइम दिया। तो करंट अफेयर्स के लिए सर लास्ट के मंथ में क्या करें अभी सर, किस तरह उसकी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक? प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स देखिए, जो मेरा सोर्स था वो एक था कि न्यूज़पेपर मैं पहले से पढ़ रहा हूँ। लास्ट के 1-1.5 महीने में मैं न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करता था। मैं विजन एज के जो मंथली मैगजीन 19 में फॉलो किया था, फिर बाद में PT 365 फॉलो किया था। लेकिन मैं गूगल वगैरह बहुत करता था। जैसे मेरा स्ट्रेंथ एरिया इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक था, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ आता है तो उसको गूगल करता था। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे मिनिस्ट्री के ईयर एंड रिव्यू पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं से वो थोड़ा गैदर, थोड़ा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ब्रॉड करता था प्रीलिम्स में। और मेंस में करंट अफेयर्स के लिए बहुत लिमिटेड रखता था कि मानिए अगर एक टॉपिक पे नहीं भी क्वेश्चन आता है, मेंस में आपने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक स्पेसिफिकली नहीं भी पढ़ा, तो भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो उसमें आप मीडियम लेवल का आंसर उसमें भी लिख पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो 1-2। सर मैं पूछ रहा था, जब मॉक टेस्ट लगाते थे आपने सेकंड अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट में आपका विजन का वीडियो देखा था मैंने, तो आपने जब सेकंड अटेम्प्ट की जब तैयारी कर रहे थे तो मॉक टेस्ट जैसे 3 महीने पहले आपने प्रीलिम्स का स्टार्ट किया होगा, तो आपने मॉक टेस्ट फर्स्ट रीडिंग के बाद लगाना चालू किया, बिना रीडिंग के हमने मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि मॉक टेस्ट लगाना एक एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर करना है, जैसे कि पूरे के पूरे 35 ही लगाए या फिर 15-20 लगा ले, जैसे कि एग्जाम का आइटरेशन को समझने के लिए? 2 क्वेश्चन। सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं सर। बता देता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 45 डेज पहले स्टार्ट किया था। रिजल्ट आया था, मैं 17 अगस्त से मैं स्टार्ट किया था। और बिलीव मी, बहुत डर लगता है प्रीलिम्स का स्टेज में। आप रैंक लेते आए तो भी आपको प्रीलिम्स में डर लगता है। लेकिन मैं क्या करता था कि 45 डेज में देखा, मैं 40 टेस्ट निकाला कि मैं 40 टेस्ट दूंगा। हर दिन सवेरे उठ के 7 से 9 में टेस्ट दे देता, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे पढ़ा हो या ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
आपने अगर 1-1.5 साल अच्छे से पढ़ा है तो आपको नॉलेज तो इतना है कि आप 60-70 मार्क्स के बराबर सर जैसे मेरी तो फिर मैं देखिए 7 से 9 टेस्ट लिखा, उसको एनालाइज का 1 बजे तक, फिर कुछ उसके बारे में पढ़ा उस दिन, अच्छा। फिर अगले दिन फिर से टेस्ट लिखा। अच्छा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके रिपीट किया। और मैं जनरली स्पीकिंग में सारे टेस्ट देता था, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट कवर करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मानिए अगर आप सेक्शनल कवर नहीं कर रहे तो आपको कुछ एरिया वीक रह जाएगा, वो रिवाइज नहीं होगा। तो मैं टेस्ट प्लस रिवीजन को कंबाइन करता था कि टेस्ट भी साथ में दे रहा हूँ, रिवीजन भी उसके साथ साथ कर रहा सर- हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रिवीजन कर लूंगा तब टेस्ट दूंगा, तो कभी ऐसा हो ही नहीं अच्छा पाएगा अच्छा पूरा रिवाइज करना। ठीक। सर मॉक सर, टेस्ट में आप मार्क्स नहीं बढ़ एंथ्रोपोलॉजी रहे के हैं लिए सर। कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट में मेरे भी मार्क्स बहुत नहीं पड़ते थे मेरे। सर, 60 तक आते हैं। शेयर किए ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड में जाते जाते मेरा जो फुल टेस्ट होता था उसमें मार्क्स जो है वो 90 प्लस आने लगता था। अगर नहीं भी आए तो यूपीएससी थोड़ा लॉजिकल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ देगा। आप 2021 के भी क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं ना कहीं लॉजिकल होगा। कुछ क्वेश्चन हटा दीजिए 15-20, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा। हमेशा याद रखें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है उसका प्राइम रीज़न ये है कि आप आसान क्वेश्चन या तो पॉलिटी इकोनॉमी में गलत किए होंगे, इसलिए आपका नहीं होगा। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको जो आसान एरिया है पॉलिटी इकोनॉमी में, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, वहाँ पे गलती नहीं करिए। फिर 1-2 स्ट्रेंथ एरिया रखिए जहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। सर आपने सर ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। 2020 तक मेरा ये मानना था कि मैं 92 to 95, 96 तक करूँगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस बहुत टफ हैं उसके बाद भी मेरे ख्याल से 90 के नीचे जनरली स्पीकिंग नहीं जाना चाहिए। मेरा एक्यूरेसी उतना नहीं था, लोगों का एक्यूरेसी होता है तो वो 85 में भी मैनेज कर लेते हैं। तो 85 के नीचे तो मोस्टली नहीं, 85 से ऊपर मेंस के लिए पूछा मेंस के लिए जीएस पूरा सर ओके पूरा जीएस कैसे मैनेज करना है सर? वो जीएस का पूरा सिलेबस को सब मेंस का बात करते हैं। ये सर मेंस सर जैसे कि उसमें इंसेंट हो गया, ठीक है। GS1 का तो बहुत एक सिंपल फंडा है कि अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ा है ना तो GS1 बहुत हद तक कवर हो जाता है। अगर आप सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब अच्छे से कवर करते हैं तो GS1 अपने आप कवर होते जाता है। और मेंस में तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ज्योग्राफी का अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेंस का क्वेश्चंस काफ़ी अलग होता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा होता है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो आपको 50-60-70% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। आपका भी देखना सोसाइटी ज्योग्राफी इसके क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, सिमिलर लाइंस पे रिपीट होते हैं। सर आपने एंथ्रोपोलॉजी की शॉर्ट नोट्स का भी शॉर्ट बना दे, वो कैसे? शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट्स बना दी। जैसे मैं इंडिया @75 पढ़ा, उसके मैं 14 पेज के नोट्स बनाया था। फिर वहाँ से अगर मुझे कोट करना है कि जैसे टूरिज़्म पे कि नीति आयोग ने बोला है कि 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए, तो 100 डेवलप 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज सजेस्टेड बाय नीति आयोग @75। तो ये उसके भी फिर पॉइंटर्स ऐसे करके बनाते थे ताकि जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली उसको यूज़ करें। तो शॉर्ट नोट्स के भी यूज़ और सर अगर मेंस में कॉट अगर ज़्यादा डालते हैं तो रट्टू होता तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, जैसे किसी का कॉट डाल दिया ज़्यादा डाल रट्टू होता तो नहीं समझेंगे। बिलीव में आप ज़्यादा डाल नहीं पाए, आप अगर याद भी करिए 4-5 डाल दिया कोई एक आंसर में 4-5 तो आप डालें। सर मैंने आज तक एक भी कोट सर आपने कीवर्ड्स जो मेंस में है ना, कीवर्ड्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर मेंस में एक टॉपिक लिख रहे हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू जनरेट अवेयरनेस और आप उसको पूरा फ्रंट लोड करें अवेयरनेस जनरेशन, तो वो फर्क पड़ता है। तो आपको कीवर्ड्स को पूरा फ्रंट लोड करना है। आप मेरे आंसर्स अगर आप देखेंगे जो मॉक पेपर्स हैं उसमें मेंस में जो कीवर्ड्स है उसको फ्रंट लोड किया और कीवर्ड्स को अच्छा खासा यूज़ किया। तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं और आप मतलब आर्टिकुलेशन अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं और जो सोर्सेज अच्छे से पढ़ते हैं तो कीवर्ड्स अपने आप आंसर्स में आएगा। तो कीवर्ड से इफेक्ट क्या हुआ कि आप कम टाइम में कम वर्ड्स में आप मेरे वर्ड्स काउंट करना 150 कभी नहीं लिखते या 250 कभी नहीं लिखते, उससे कम लिखते, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स अच्छा खासा लिखते, तो वो कीवर्ड है। Sir, where should we start anthropology from zero level? कब स्टार्ट Optional. ऑप्शनल जनरली स्पीकिंग प्रीलिम्स से पहले एक राउंड आप कर लीजिए। जी 2019 में मेरा 30% ही हो पाया था एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि थोड़ा अच्छे से पढ़ नहीं पाया था 18 में 19 में पढ़ा, लेकिन मैं प्रीलिम्स के बाद बहुत कस के पढ़ा था PSC 2019 में। तो उसमें फिर मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑलमोस्ट 80%। 2 or 3 months are sufficient.
अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एंथ्रोपोलॉजी में भी 6 महीने लगते हैं। सर 2 रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी की कर ली है, लेकिन सर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, उसके सारे आंसर्स भी रेडी बना के रखे हैं, फिर भी स्टिल ऐसा लगता है कि कुछ भी पहले कभी भी पढ़ा नहीं है सर, उसके लिए क्या? वो बहुत कम हो गया, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। मैं ऑलमोस्ट जो जितने भी क्वेश्चंस अक्षय सर के बुक से मैं निकाला था या प्रीवियस ईयर से निकाला था, उसको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस स्क्रिबल कर दिए। सर आप एक बार एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रेटेजी बता दीजिए आपको प्लीज। बार बार वो आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और क्या होता है कि ऑप्शनल के लिए ओवरऑल मैं बता रहा हूँ हाँ। कि आपको ऑप्शनल में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, 3-4 पार्ट में या पूरा ऑप्शनल डिवाइडेड है, तो एक पार्ट दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स ऑप्शनल में करेंगे तो आपको दूसरों से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पेपर अगर टफ रहे ऑप्शनल में, देखिए पेपर हमेशा ये वाला चलता है, अगर 2020 में आसान है तो 20 में टफ पूछा था, 21 में आसान पूछा, 22 में से टफ पूछा, ऐसा चलता है। 2 और 4 2 ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 4 ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उस टाइप से आपको तैयारी करना है। अगर क्वेश्चन टफ आते हैं, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा था, यू शुड बी हैप्पी। अगर क्वेश्चन आसान आते हैं तो भी आपको अच्छे से मैनेज करना, मतलब क्योंकि रिलेटिव एग्जामिनेशन। सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी सर, कैसे आपने एंथ्रो कवर किया था पूरा? एंथ्रो का भी देखिए सिमिलर सा स्ट्रैटेजी था। आप मेरा एक बार वीडियो देखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में बहुत डिटेल में बनाया हूँ, और उसमें ये स्ट्रैटेजी था कि मैं करंट रेलेवेंस को भी डालता था, न्यू जो रिसर्च हुआ एंथ्रोपोलॉजी में वो भी लिखता था, और करंट अफेयर से थोड़े एग्जांपल्स निकाल लिए, और जो मेरे पुराने सोर्सेस है उसको बार बार पढ़ के उसको थोड़ा कोशिश करता था कि इसमें इनोवेट कर पाऊँ ताकि दूसरों से थोड़ा अलग लिखूँ। तो एग्जांपल्स चेंज कर दिया, राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, थोड़ा कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ और पॉइंटर्स लिख दिए। सर आंसर लिखने जाते हैं ना सर, तो पॉइंट्स नहीं आते हैं दिमाग में, बट पूरा आप बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए ये सबके साथ होता है। मैं एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ, अभी IAS है कुमार निशान बिहार का है, मैं उसको बोला कि भाई कुछ याद नहीं आ रहा, 2 बार मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, बोला कि मैं 7 बार पढ़ लिया। आपको हर बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो हो गए। क्या इन्वायरमेंट प्रीलिम्स के लिए? देखिए इन्वायरमेंट का मैं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। जैसे मानिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है, नेशनल पार्क पूछ रहा है, एनविस के वेबसाइट पे जाकर मैं सारे नेशनल पार्क देख लेता था, मैं सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेता था, उसके पोजीशन देख लेता था। टाइगर रिजर्व है तो 51 टाइगर कितने हैं? 53 तो उतने टाइगर रिजर्व्स के बारे में एक एक पैराग्राफ आता है, वो पढ़ लेता था, कहाँ पे लोकेशन वो देख लेता था, तो थोड़ा डेप्थ में जाता था इन्वायरमेंट के हर टॉपिक में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके वेबसाइट पे जाके देख लेता था। सर बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट सर आप 3-4 लोगों के ग्रुप में बैठेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जनरली हम लोग ये सब काम नहीं करते। सर 500-600 नाम याद रखना कैसे इम्पोर्टेंट है सर? सिंगल बुक मैंने रेफर नहीं किया था, मैंने ऐसा कोई सिंगल इन्वायरमेंट में मैं एक चीज़ करता था, मैं बताया वो ईयर एंड रिव्यू 2-3 साल का देखता था अच्छे से, उसमें जो टॉपिक है उसको बोल कर लेता। ईयर एंड रिव्यू मिनिस्ट्री का आता है। साइंस एंड टेक का भी देखिए आप क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, कुछ टॉपिक्स आते हैं उसको बार बार गूगल करिए, जो न्यूज़ में आ रहा है उसको गूगल करिए, है ना। और जब आप एनालाइज करेंगे तो एक सेट पैटर्न देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। साइंस एंड टेक में क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक्स पे रिपीट होते हैं, है ना। जैसे जब 2019 में कभी आया था GR वर्चुअल रियलिटी आया था, उस पर न्यूज़ में था, उसको अच्छे से मैं गूगल किया था, सिमिलर उस पर आ गया था। एक बार डिजिटल सिग्नेचर पे क्वेश्चन आया था, तो वो भी न्यूज़ में चल रहा था, उसको मैं गूगल किया था। तो उससे फिर आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज को बढ़ाना है। अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, तो आपका नॉलेज थोड़ा डेप्थ बढ़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछें। मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं बहुत एक्सटेंसिव करता था, ऑलमोस्ट मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते थे पहले, बाद में थोड़े कम लगते थे। इनफैक्ट जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं 3 लेवल में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट इटरेशन में मैं 35 क्वेश्चन शॉर्ट मानिए अटेम्प्ट किया, तो उसमें देखता था ब्लंडर्स मेरे 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर 50 क्वेश्चन ऐसे होते थे, 40 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें 2 ऑप्शन से एलिमिनेट करके किए हैं, तो फिर उसको एनालाइज करता था वहाँ पे कितना गलत हो रहा है। सर जीएस वर्सेस ऑप्शनल व्हाट वुड बी की स्ट्रेटजी? मैं 3 अलग-अलग हाइलाइटर यूज़ करता हूँ। हाँ पेपर देते ही सेम डे, अगर नहीं हो पाया तो अगले दिन कर लेता था। सर जीएस वर्सेस ऑप्शनल व्हाट शुड बी कीप द डे स्ट्रेटजी सर? मेंस के लिए वो डिपेंड करता है। जैसे मेरा जब 2019 का अटेम्प्ट था तो मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था, तो मैं प्री के बाद जो है
ऑप्शनल पढ़ता था लेकिन जीएस के टेस्ट लिखता था, मतलब ऑप्शनल बस पढ़ रहा हूँ और जीएस के टेस्ट में नॉर्मली जाके लिख रहा हूँ। सर जो क्वेश्चन आपके सही हुए संतुष्ट हुए? 45 डेज में मैंने 40 लगाया। तो ऐसे के लिए बड़ा एनालिसिस करते हैं उसको, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन को कैसे एनालिसिस करते हैं? 5-6 आवर्स क्यों लग जाते थे आपको, मतलब क्वेश्चन आप पढ़िए, आप देखिए 40-50 पेज का उसका आंसर होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से मैं नॉलेज गेन भी करता था, इसलिए 5-6 आवर्स सर आपके जो क्वेश्चन और फिर बाद में वो 4 आवर्स पे आ गए, लेकिन मैंने जो 4 घंटे तो लगते ही थे। लेकिन फिर एंड के टाइम में जैसे 2020 के अटेम्प्ट में अगर मैं 10 दिन पहले अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसको फिर थोड़ा उसके आंसर्स को कम पढ़ता था, तो फिर वो 2-3 घंटे में। सर ऐसे के लिए थोड़ा कुछ बता दो। एग्जाम के बाद आंसर राइटिंग के लिए 3 महीने पहले जनरली रुक जाना चाहिए। 75 डेज बाकी है। दोनों इम्पोर्टेंट है, आंसर राइटिंग डेली। प्रीलिम्स के बाद मैं 2019 में और 2020 में भी डेली आंसर राइटिंग 1 घंटे का भी करता था, लेकिन मानिए 30 दिन कर लिया तो 30-35 डेज इज इनफ, पूरे 3 महीने। और फिर 3 घंटे का भी करता था। 3 घंटे का ऑलमोस्ट मैं 2019 में मैं 20 पेपर्स लिखा था और 2020 में मैं ऑलमोस्ट 10 पेपर्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का अलग अलग रेलेवेंस है, मैंने एक्सप्लेन किया। न्यूज़पेपर 2019 में मैं बहुत थॉरोली फॉलो किया था, 2020 में थोड़ा कम फॉलो कर पाया था। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से देखिए, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका एनालिटिकल स्किल डेवलप होता है कि आप चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं, आपका लैंग्वेज पिक होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इनिशियल फेज में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाद में आप उसको थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। हम लोग 2 लोग बैठते थे, एक दूसरे को थोड़ा आर्टिकल के बारे में डिस्कस करके जल्दी 2 न्यूज़पेपर को 45 मिनट में हम देख सकते हैं। आपके ना कंसेप्ट टूट रहे होते हैं, आप बड़े सब दिल्ली में एकदम I have read everything, but when I am sitting in a prelim exam, I am getting stuck behind. देखिए एक सिंपल सा चीज़ है, जैसे 2019 में जब मैं मॉक टेस्ट लिखता था मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो मेरा एक फ्रेंड कॉलेज का पूछा कि शुभम इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डू यू थिंक कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा? हम लोग डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। क्यों? बाकी और सब लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे एग्जाम में, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो मैं 10 मार्क्स गेन करूँगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में पेपर कैसा भी हो, आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आप सोचिए कि बाकी लोगों को भी याद नहीं आ रहा है, तो उसी जितना भी याद आ रहा है उस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। रादर देन मैं ए को टिक मारने के बजाय मैं बी से बी को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो आपके ब्लंडर्स कम हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे कुछ मैं बताया हूँ अच्छे तरीके में, तो उसको आप देखिए। न्यूज़पेपर के नोट्स कभी कभी बनाता था, बहुत इंपॉर्टेंट होता था वैसा टॉपिक, वैसा एग्जाम्पल तो मैं लिख लेता था। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी न्यूज़पेपर में सबके नोट्स बनाने के मतलब इम्पोर्टेंट। अगर आप इन्वायरमेंट का एक केस स्टडी भी निकाल लीजिए, उसको याद कर लिए अच्छे से, उसको आंसर्स में यूज़ कर लिए, तो आप बार बार उसको यूज़ करिए। आप 15 से 20 एग्जाम्पल या 30 एग्जाम्पल निकाल लीजिए न्यूज़पेपर से, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो न्यूज़ आता है उसके एग्जाम्पल निकाल के उसको बार बार यूज़ करते रहिए। अलग अलग डायमेंशन या वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, तो उसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखिए और उस क्वेश्चन को जो है रादर देन पूरा डिटेल में जाने को उसको मैनेज करने का। सर एंथ्रो में सर बुक वाइज रीडिंग सही है कि सर मेंस का क्लियर जो है उसमें 2-3 चीज़ों से खत्म हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से लिखते हैं, अगर आप प्रीलिम्स के बाद बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस है। आपको ऐसा लगा ठीक है एक पेपर में कम मार्क्स देगा, लेकिन आपको सारे पेपर में कम मार्क्स नहीं देगा। ओवरऑल मेंस का जो ओवरऑल स्कोर है वो डिसेंट हो जाएगा अगर आप ये 2। Sir, you suggest for coaching for newcomers or not? You suggest coaching institute for newcomers? Yes, sir. ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा फ्रेंड बिना कोचिंग का निकाला था। आंसर राइटिंग जो है मैं 2019 में थोड़ा कोचिंग पे डिपेंडेंट था, लेकिन उस समय भी सेल्फ एनालाइज करता था। 2020 में मैं कोचिंग अगर चेक भी कर रहा है तो भी हम लोग 3 लोग बैठ करके खुद के पेपर में मार्क्स देते थे और 4 ही पेपर चेक करता था, बाद वाले 4 पेपर खुद से ही चेक किया था। तो ये सेल्फ एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग में, क्योंकि एक बार आपका जब लेवल सेट होता है तो आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। सर द इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस देखिए आपके हाथ में जो मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं है, तो उसमें आप इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। इंटरव्यू में भी जैसे आपको मतलब आप तैयारी वगैरह अच्छे से कर सकते हैं
जो भी आपके डैप्थ में जो भी पॉइंटर्स हैं उसमें आप ब्रॉडली अच्छे से कवर कर लीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कोशिश करें कि वो कन्विक्शन के साथ आ रहे हैं। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप रट के आके ऐसे बोल रहे हैं, है ना। उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आ जाती है। और मिरर के आगे प्रैक्टिस करने से भी अगर आप 10 दिन भी करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत है। सर एंथ्रो के लिए सर आपने आपका सर सारे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो काफ़ी सिंपल और आउटस्टैंडिंग हुआ करता, तो उसके लिए कुछ अलग स्टेज भी था क्या? सही बात है, इसके लिए तारीफ है। 2020 में क्या किया था मैंने, थोड़ा सा क्या किया था कि अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो उसके इंट्रो और उसके कंक्लूजन आप पहले से सोच के रख सकते हैं। जुडिशरी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप पहले से थोड़ा सोच के रख सकते हैं। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 10-15 भी आप बना लिए तो आप 2-3 क्वेश्चन में एडवांटेज ले सकते हैं। सर ऐसे के लिए कुछ थोड़ा बता दो सर। डिस्प्यूटेड भी रहता है एनी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स? यार वो सब के बारे में नहीं सोचना है। सर एंथ्रो में सर आप क्वेश्चन आंसर का टाइप में फॉर्मेट में ज़्यादा प्रेफर करते थे कि बुक की रीडिंग प्रेफर करते थे? एंथ्रो में सर जैसे एम्बर की पूरी रीडिंग आप प्रेफर करोगे कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है? कोई भी सर पीनाथ हो तो पूरी बुक की रीडिंग प्रेफर। देखिए आपको बुक में चैंपियन नहीं बनना है, कोशिश करना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उसको आप कैसे सर पॉसिबल क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन से वही है पूरा सिलेबस ही एंथ्रोपोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन पे टिका हुआ है। एग्जाम के पहले हाँ, जो भी टेस्ट में देता था प्री का भी तो 3-4 बार रिवाइज करता था, अलग अलग हाईलाइटर से हर बार हाईलाइट करता नहीं, मेरे ख्याल से आप 2 सोर्स फॉलो करेंगे आप कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जनरली स्पीकिंग मैं 1 सोर्स फॉलो करता था। कुछ टॉपिक्स अगर मुझे लग गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ दो टॉपिक्स आर नॉट कवर्ड तो फिर मैं उसको अलग से देख लेता हूँ। हाँ, दोनों को पर्टिकुलरली दूसरे सोर्स से भी कवर किया जा सकता है क्या? आप चाहे तो कर ले, मैं गूगल पे ज़्यादा निर्भर रहता हूँ। आप चाहे तो दूसरे सोर्स से आप जो टॉपिक छूटा है उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन के लिए क्या सब्जेक्ट में स्टेप मार्क्स मिलता है? इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप ऑप्शनल लेते हैं तो टेक्निकल में देखिए थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर टेक्निकल में आप बहुत ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। वो आपके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को अच्छे से जानें। ऐसा नहीं कि अगर सारे लोग टेक्निकल सब्जेक्ट ले रहे हैं आपके दोस्तों आप भी ले, तो उसमें ये थोड़ा टाइट रोप होता है कि आप अपने आप को अच्छे से जान करके तब आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टेक्निकल वेरी क्लियर। अगर आप टेक्निकल सर सीसेट मतलब यू शुड ऑलवेज गिव सेकंड थॉट और अच्छे से सोच के दें। सर सीसेट के लिए कोई स्पेशल सीसेट देखिए सीसेट में एक जो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं एक चीज़ फॉलो किया था कि मुझे 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, और मुझे मैथ के क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे ना तो उल्टा आप करने की कोशिश करेंगे तो आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन टारगेट करेंगे ना तो आपको ब्लंडर्स ज़्यादा होंगे, तो मैं 45 to 50 क्वेश्चन का टारगेट करता हूँ। गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। और जब आप अलग अलग टॉपिक्स को एक बार में रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आप टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाएंगे। टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाएंगे तो आप करंट रेलेवेंस को भी उससे कनेक्ट। पहले आपका जियोग्राफी था ना सर, बिफोर एंथ्रोपोलॉजी? नहीं ऐसे जो है, ऐसे में आप अगर मेहनत करते हैं तो बहुत मतलब आराम से उसमें मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। मैं सोर्स जो फॉलो किया था ऐसे का, वो बहुत योजना फॉलो किया था, 30 महीने का योजना फॉलो किया था, और उससे कंटेंट बनाता था, उसको कभी कभी याद भी कर लेता था। टॉपर्स के कॉपी से ऐसे मैं बहुत रेफर करता था, और जो मैं कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ तो उसके बेस्ट कॉपीज भी कभी कभी पढ़ता था। ऐसे में मेरा ये अप्रोच रहता था, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल लाना, तो वो मेरे लिए अच्छा। कौन से टॉपर थे सर? मेन किस टॉपर के आपको? कोई भी जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसको देखिए, या जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उसको देखिए। ऑलवेज आई बिलीव कि पॉइंट्स लिखना ज़्यादा बेटर होता है, बट GS2 ज़्यादा जब क्वेश्चन एनालिटिकल होता है तो आपको पैराग्राफ और पॉइंटर्स को मिक्स करना है, लेकिन पैराग्राफ कभी भी 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, पैराग्राफ चेंज होगा। कुरुक्षेत्री
also good, sir. सर प्री के बाद मेंस की प्रेप कैसे करें, लाइक आंसर राइटिंग? तुरंत एक दिन के बाद आप स्टार्ट करें। अगर 2 दिन मैक्सिमम का ब्रेक ले सकते हैं आराम से। 2019 में मेरा पूरा का पूरा मेंस प्रिपरेशन जो था वो प्री के बाद मैक्सिमम हुआ। प्री से पहले मैं 3-4 टेस्ट लिखा था जीएस के और ऑप्शनल के लिखा था। I wanted to ask कि सर आपका बिहार के लिए क्या प्लान? Always privileged to have मतलब to serve your home cadre. फॉर्चुनेटली मुझे होम कार्डर मिल गया। बिहार में अगर आप देखेंगे तो हर लेवल ऑफ हर एरिया में जो है वर्क करने की ज़रूरत है, और बिहार में भी अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे मैं जिस एरिया से आता हूँ सीमांचल, वो बिहार में भी सबसे पिछड़ा रीजन आता है, कोसी वाला रीजन जो है, कोसी निचला वाला। तो वहाँ पे जैसे एक तो फ्लडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रॉब्लम आता है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जॉब क्रिएशन का, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। करप्शन होता है। फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे पहले से कुछ लोगों का डोमिनेंस होता है, नॉर्मल लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो वहाँ पे कोशिश करना है कि वो मोर डेमोक्रेटिक हो, लोग आराम से वहाँ पे बिजनेस कर पाए, अपने जॉब्स क्रिएट कर पाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन है, तो एकदम जीएस जैसा हो गया। लेकिन आप एरिया में आएंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे मैं बहुत स्पेसिफिक जाऊँ तो मेरे एरिया में फ्लड का, अगर फ्लड कंट्रोल होता है तो वो बस लोगों का जो लॉस होता है वो इम्प्रूव नहीं करेगा, वो उसका मोरल जो अंदर का स्ट्रेंथ है ना वो भी इम्प्रूव करेगा। तो वहाँ पर फ्लडिंग को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कुछ एरिया में बी कीपिंग इंपॉर्टेंट, मतलब एरिया स्पेसिफिक आपको क्यूरेट करना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमेशा लाने पड़ेंगे, और वो जो भी आप सॉल्यूशंस लाएंगे वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। और आपको फीडबैक मैकेनिज्म जो है, ये मैं देखा हूँ कि जनरली बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जो है फीडबैक मैकेनिज्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखते। फीडबैक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। सर इतने दिनों में सर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हुआ? भाई जर्नली आराम से पूछिए। टाइम बढ़ रहा है तो यूपीएससी ये फिलोसॉफिकल ऐसे ज़्यादा पूछ रही है, इसके लिए क्या फोकस करें? और साइमल्टेनियसली फिलोसॉफिकल ऐसे को टैकल करने का ये तरीका होता है कि आप बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल एसेस दूसरे के पढ़ें। आपको पता चलेगा फिलोसॉफिकल एसेस में डायमेंशंस कैसे ओपन करना है, कैसे उसको लिंक करना है, कैसे उसको कंट्री से लिंक करना है, इंडिविजुअल से लिंक करना है। तो जब आप मल्टीपल मॉडल एंड फिलोसॉफिकल एसेस पढ़ेंगे तो ये सब आपको पता चलेगा। प्लस फिलोसॉफिकल एसेस का एक पैटर्न आप फॉलो करें कि हम क्या स्ट्रक्चर रख रहे हैं। तो फिलोसॉफिकल एसेस में मैं ये एंड में रखता था कि मैं 3-4 क्वेश्चंस पोज करता था, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, फिर उसको कैसे इम्प्रूव करना है, फिर एक बहुत ब्रॉड बेस्ड एंडिंग जो है वो करने की। सर कुरुक्षेत्र इज आल्सो गुड। एक लास्ट क्वेश्चन सर, शुभम सर, कुरुक्षेत्र इज आल्सो गुड। जो नहीं मैं नहीं पूछा हूँ। देखिए, जब आप वापस से लिखते हैं मेंस, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट बस कर लेते हैं तो उससे आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मेरे खुद के नोट्स थे, मैं वहाँ से ज़्यादा पढ़ा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं अच्छे से किया था, अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग भी सर एथिक्स के लिए कुछ नहीं बोला सर। मैं बहुत डिटेल में इसका बता, मैं एक बार जो कि सर बिल्कुल आखिरी सर भगवान का उतारो। आई थिंक सर कुमार अरे कुछ हो सकते हैं।